हाय एवरीवन। तो आज हम लोग उपस्थित हैं एक नए ट्यूटोरियल के साथ। आई मस्ट से दिस ट्यूटोरियल बिकॉज इसलिए कि हम लोग ये सीरीज ऑफ जो पर्टिकुलर टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं उसकी रिकॉर्ड करने वाले हैं। और मेरे साथ हैं मिस्टर अनंत कुमार प्रमाणिक। अनंत से पहले भी हम लोग एक बार इंटरव्यू कर चुके हैं। अनंत अभी क्लाउड इंजीनियर हैं और ये जो AWS वगैरह पे काम करते हैं। तो बहुत दिनों से हम लोग का डिस्कशन चल रहा था कि पावर सेल क्या होता है। ज्यादातर आज की डेट में अगर मैं बच्चों से बात करूं तो पावर सेल बच्चे नाम ही शायद कम बच्चे सुने होते हैं और इस्तेमाल करना तो दूर की बात है, जबकि अकॉर्डिंग टू अनंत पावर सेल कंपनी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये हम लोग का एक डिस्कशन था कि क्यों ना पावर सेल पे एक अवेयरनेस लाई जाए बच्चों के लिए। तो पहले अनंत ये बताइए कि जैसे हम लोग तो समझते हैं जो कमांड प्रॉम्प्ट है वही पावर सेल है, हालांकि मैं जानता हूं कि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट और पावर सेल में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए, कमांड प्रॉम्प्ट और पावर शेल में काफी डिफरेंस इसलिए है क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट बेसिकली एक सिंपल टूल है जो है कुछ कमांड्स के बेसिस पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है। लेकिन पावर शेल जो है वो यूज करता है डॉटनेट की लाइब्रेरीज को और वो जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। ठीक है। ओके। तो इस पे हम पूरी तरीके से एक विस्तृत डिटेल्ड स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं जिससे कि हम लॉजिक बिल्डिंग कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे लॉजिक बिल्डिंग उतने अच्छे तरीके से नहीं हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वो दिखाना चाहूंगा। कमांड प्रॉम्प्ट एक मिनट बस। हाँ, तो मैं आपको एक पेज शो करता हूं स्क्रीन पे। मेरी स्क्रीन दिख रही होगी? बिल्कुल दिख रही है। हाँ, तो देखिए ये जो है ये बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट का फॉर लूप का सिंटैक्स है। अब इस सिंटैक्स की अगर हम बात करें अच्छा, कमांड प्रॉम्प्ट का फॉर लूप का सिंटैक्स मतलब आप कहना चाह रहे हैं जी, कमांड लूप पे भी, कमांड प्रॉम्प्ट पे भी फॉर लूप चलेगी? बिल्कुल फॉर लूप चल सकती है। ओके। चलाते थे लोग हाँ। बैच फाइल में, जिसको हाँ। .bat फाइल से हम सेव करते हैं। तो बिल्कुल। पुराने जमाने में जब हम विंडोज 2000 के सर्वर्स पे काम करते थे या 2012 तक भी अगर हम बात कर लें, तो जब तक पावरशेल इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी तो बहुत से ऐसी चीजें थी जो हम शेड्यूल टास्क की मदद से करते थे। जैसे कोई ईमेल ट्रिगर करना हुआ या फिर कोई एक खास टाइम पे एक खास स्क्रिप्ट चलानी हुई कुछ मशीनों को शट डाउन करने के लिए, क्योंकि विंडोज में पैचिंग जो है वो एक जो है मुख्य प्रक्रिया है आपके सिस्टम्स को रनिंग रखने के लिए, चलायमान ओके। स्थिति में ओके। रखने के लिए हर महीने पैचिंग करनी होती है। और हर महीने सेकंड ट्यूसडे को माइक्रोसॉफ्ट जो है अपने पैचेस, सिक्योरिटी पैचेस, बिल्ड पैकेज पैचेस और जो टूल्स हैं उसके, जैसे फॉर एग्जांपल पैचेज मैं जो समझ एसक्यूएल पा रहा हूँ, सर्वर के पैचेज का मतलब टेक्निकल जो पैचेज का मतलब है वो अपडेट्स की बात आप कर रहे हैं। अपडेट्स। ओके। तो एंटरप्राइज लेवल पे हम उन्हें पैचेस कहते हैं। ठीक है। हम्म। तो हम्म। एसक्यूएल सर्वर के पैचेस हो गए या फिर आपके आईएएस सर्वर से रिलेटेड कुछ पैचेस हो गए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है इन ऑफिसेस। हमें ऐसा लगता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मतलब सिर्फ विंडोज वर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो मुख्य रूप से यूज किए जाने वाला टूल है वो है एक्सचेंज सर्वर, जिसको आम भाषा में आप आउटलुक कहते हैं। तो नॉर्मली स्कूल्स में, और कॉलेजेस में साधारण साधारण जगहों पे लोग आउटलुक का इस्तेमाल ही नहीं करते, बात तो ये है। नहीं करते हैं। वही मैं बोलने जा रहा था कि हम्म। कॉलेजेस में और स्कूल्स में बच्चों को ईमेल का मतलब जीमेल से समझ में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जीमेल जो है बहुत थर्ड पार्टी टूल है। अगर आप जो है ऑफिसेस में काम करते हैं तो आउटलुक और एडी अकाउंट, एडी का मतलब होता है एक्टिव डायरेक्टरी, तो आउटलुक एक बहुत मुख्य जो है वो रहता है, टूल रहता है ऑफिसेस में। क्योंकि जो जितने भी इंफॉर्मेशन शेयर होती है, ईमेल्स जो ऑफिशियल ईमेल्स जो होते हैं वो आउटलुक पे ही बनते हैं। ठीक है। ओके। तो हाँ, इस तो आउटलुक के पैचेस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपके विंडोज वर्ड से रिलेटेड पैचेस हो गए, आपके एक्सेल से रिलेटेड पैचेस हो गए,
सबको पता होगा कि एक्सेल एक बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला टूल है, वेदर आप एचआर ऑफिस में काम कर रहे हो, वेदर आप डेटा एंट्री लेवल पे काम कर रहे हो, या फिर आप एक एनालिसिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो उसमें भी जो डेटा का सेग्रीगेशन, डेटा का एनालिसिस होता है, वो एक्सेल पे फर्स्ट प्राइमा फेशिया यानी जो प्राइमरी रूप से आपका एक्सेल पे होता है। उसके बाद आप पावर बीआई या फिर और भी ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स हैं, डेटा क्या कहते हैं, डैशबोर्ड क्रिएशन टूल्स हैं, उससे आप जाते हो। लेकिन जो आपकी साफ सफाई होती है, डेटा क्लीनिंग जो होती है, वो एक्सेल पे ही होती है। तो इन सब के पैचेस रिलीज होते हैं, और पैचिंग एक तो बहुत ही कमांड प्रॉम्प्ट पे क्या क्रिटिकल लूप चला प्रोसेस है। के दिखा सकते हैं क्या आप? क्योंकि मैं मैंने मैं भी मैं कभी, मैं उसी पे हाँ मैं मैं कभी उसी पे आ चलाया रहा नहीं था। मैंने कमांड प्रॉम्प्ट पे लूप। हाँ हाँ, बैच मैं फाइल उसी का पे आ मुझे रहा था। अंदाजा है, बैच फाइल क्योंकि आज की डेट में तो खैर बैच फाइल बच्चे नहीं जानते या हाँ कम जानते हैं, लेकिन हम लोग के समय में बैच फाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। हाँ। तो मैं जो है अब थोड़ा सा, एक मिनट, ये कुछ ज्यादा ही मैंने हम्म इसको जूम इन कर लिया, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं जी। तो कमांड प्रॉम्प्ट में लूप्स चलते थे, लेकिन लूप्स का अगर आप सिंटैक्स देखें तो ये सिंटैक्स है: फॉर, स्लैश एफ, ऑप्शंस, फिर परसेंट परसेंट पैरामीटर इन, कमांड टू प्रोसेस, डू कमांड। ठीक हम्म है। तो अब इस लूप को मुख्यतः समझना ही बहुत डिफिकल्ट है, इस सिंटैक्स को समझना ही बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हम जो पढ़े लिखे होते हैं, कंप्यूटर साइंस से अगर किसी ने बीटेक करी है तो उसे पता होगा कि जो सबसे पहले लैंग्वेज जिससे पाला पड़ता है वो है सी प्लस प्लस। सी ठीक लैंग्वेज। है, सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस। हम्म तो वो, उसमें जो लूप का सिंटैक्स हम जानते हैं वो कुछ ऐसा सिंटैक्स होता है। अगर हम्म मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताइएगा। मैं खोलता हूं एक नोटपैड। तो उसमें जो हम लूप का सिंटैक्स पढ़ते हैं वो कुछ ऐसा होता है कि हम फॉर लिखते हैं, हम्म यहाँ पे हम जो है आई एन टी, आई इज इक्वल्स टू 0, इस तरीके से कुछ स्टार्ट करते हैं। फिर आई इज लेस देन इक्वल्स टू में हम जो है अपना बताते हैं कि कहाँ तक चलना है, जैसे हम 10 मान लेते हैं। फिर इसका फॉन्ट आई थोड़ा सा अगर एस, बढ़ा लेंगे तो अच्छा रहेगा, इसका फॉर्मेट में फॉन्ट थोड़ा सा हाँ जाके हाँ बढ़ा दीजिए। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट बस। और यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स हम जो डालते भी हैं। काम करवाना होगा जी जी। जी, मैं इसका फॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। हम 22 पे कर लेते हैं, मेरे हिसाब से 22 ठीक रहेगी। हाँ एकदम परफेक्ट। हम्म। अब आप देखिए कि इस सिंटैक्स से सिंटैक्स को अगर हम मैच करें, कोई समानता ही नहीं है। कोई समानता नहीं है ना? हम्म हम्म तो इसीलिए ये थोड़ा सा डिस्करेज्ड हो जाती थी। बहुत सारे लोग जो डेवलपमेंट करते हैं उनके लिए कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रिप्टिंग करना बहुत अलग चीज हो जाती थी। ठीक है। हम्म। हालांकि जो असेंबली लैंग्वेज पे काम करते होंगे, मेन फ्रेम पे काम करते होंगे, उनको ये सिंटैक्स ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वहां पे भी असेंबली लैंग्वेज में भी सिंगुलर लाइन के कमांड्स होते हैं ज्यादातर। हम्म तो ये जो बाउंड्री है, इस वजह से जो डेवलपमेंट में काम करते थे लोग, उन्हें स्क्रिप्टिंग में लाना या फिर ऑटोमेशन की फील्ड में लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। दैट इज वेयर पावरशेल कम्स इन, क्योंकि पावरशेल में भी जो लूप का कमांड है वो कुछ कुछ ऐसा ही है। हम्म। ठीक है। तो वो जो ट्रांजिशन है ना डेवलपमेंट का स्क्रिप्टिंग की तरफ, बहुत इजी हो जाता है। ओके। ठीक है। तो अब इस लूप को हम समझने की कोशिश करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो जो ये स्लैश एफ है, स्लैश एफ का मतलब हम पहले समझते हैं। स्लैश एफ फॉर को ही प्रोसेस करने के लिए लगाया जाता है। कमांड टू प्रोसेस जो है, ये क्या है, द आउटपुट ऑफ द कमांड टू प्रोसेस इज पास्ड इनटू द फॉर लूप। तो जो कमांड हम लगा रहे हैं उसका जो आउटपुट है वो बार बार उसमें पास होगा। ये कमांड क्या है, द कमांड, जो ब्रैकेट में हम कमांड लिखेंगे वो कमांड है जो वो जो है इको करेगा, या मतलब जो जिसको जो है रन करेगा। हम्म स्लैश परसेंट परसेंट पैरामीटर में क्या है, रिप्लेसेबल पैरामीटर इन अ बैच फाइल टू यूज परसेंट परसेंट जी इन कमांड लाइन परसेंट जी। ठीक है। मतलब कि बैच फाइल में आप परसेंट परसेंट जी लगाते हैं, कमांड लाइन में डायरेक्ट लिखना हो तो परसेंट जी लगाते हैं। बेसिकली ये वो पैरामीटर है जो कि हम चाहते हैं डिफरेंट लूप के उसके साथ, डिफरेंट इटरेशन के साथ डिफरेंट यूज हो। ठीक है। ईओएल का मतलब होता है कि कैरेक्टर टू स्टार्ट ए न्यू लाइन।
तो इस तरीके से कुछ आड़ा टेढ़ा टाइप का सिंटैक्स करके, जिसको कि आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ जुगाड़ लगाया जा रहा है। ठीक है, तो कुछ कमांड्स को लेके कुछ उसमें कुछ थोड़ा सा कमांड फाइल्स बना करके उस तरीके से कुछ किया जा रहा है। हम इसका एक वर्किंग एग्जांपल अगर मुझे मिल पाए तो हम उसको देखिए, यहाँ पे वर्किंग एग्जांपल दिया हुआ है, थोड़ा सा नीचे करते हैं। ये आ गया हमारा द सेम कमांड टू बी यूज्ड फॉर एग्जांपल्स। सेलेक्ट जस्ट द वर्जन नंबर फ्रॉम वीआर। तो ये देखिए इको ऑफ ये करके ये कुछ वर्जन नंबर प्रिंट कराने का कमांड है। इस कमांड को अगर हम चलाते हैं, हमने इसको कॉपी कर लिया, कॉपी कर लेते हैं हम इसको, और हम इसको कोशिश करते हैं। पहली बात तो मुझे खुद भी नहीं पता कि ये कमांड अभी रन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट भी बहुत ज़्यादा हद तक बदल चुका है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इसको रन करने की, देखते हैं कि कुछ रिजल्ट आ पाता है इससे कि नहीं। % जी वॉज अनएक्सपेक्टेड एट दिस टाइम। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है कि कमांड यहाँ पे नहीं रन हो पाई। नहीं करना रहा। ओके, तो हम इसको एंड कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं। ओके, मुझे लगता है ये बैच फाइल से रन हो जाएगी। और इको फ्रॉम कमांड लाइन द नेम, अच्छा इसको रन करते हैं। मुझे लगता है ऊपर वाला जो है वो बैच फाइल के लिए था। एक बार इसको रन करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आ गया। ठीक है, तो क्या आ गया बेसिकली, ये आ गया डेलिम्स इंसर्ट डू इको डेलिम्स डेलिमिटर्स ऑल यूजर प्रोफाइल ऐप डेटा। ठीक है, क्लाइंट नेम कॉमन प्रोग्राम फाइल्स। तो इसने बेसिकली क्या किया है, इसने जितने भी हमारे वो है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं, वो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स इसने इको करा दिए हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम डेटा एनवायरनमेंट वेरिएबल्स और जितने भी हमारे पास वो है फोल्डर्स हैं, वो सब इसने वो करा दिए हैं, लिस्ट करा दिए हैं। तो इस तरीके की एक लूप का सिंटैक्स होता था फॉर /f डेलिम्स जी। इसको कोई जानकार भी अगर पढ़े तो उसे भी समझने में कम से कम 2 से 3 मिनट लगेगा कि क्या क्या, क्या लिखा हुआ है। बड़ा ही अकवर्ड सा सिंटैक्स है। हाँ हाँ, तो ये कमियां थी कमांड प्रॉम्प्ट के। हालांकि कमांड प्रॉम्प्ट में अच्छे अच्छे बैच फाइल्स बनते हैं, जिससे कि अच्छे तरीके से आप मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। आप इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर सकते हैं, आप रजिस्ट्री जो होती है, जो एक बहुत जिसको कहते हैं कि कंप्यूटर का कोर, विंडोज का कोर आप मान सकते हैं। रजिस्ट्री हर जगह पे काम करती है, जहाँ पे भी कोई आप चीज इंस्टॉल करा रहे हैं, उसका वर्जन नोट करा रहे हैं, अपडेट करा रहे हैं। बेसिकली कि आप जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप नोटपैड++ का एक इंस्टॉलर लेकर के आए, आपने सिस्टम पे डाला और आपने इसको इंस्टॉल करने की कोशिश की। कई बार आपने देखा होगा नोटपैड++ आपको बता देता है कि आपके पास इससे ज्यादा हायर वर्जन का नोटपैड++ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा। या फिर वो कहता है कि ऑलरेडी इससे एक लोअर वर्जन इंस्टॉल्ड है, तो फ्रेश इंस्टॉल नहीं होगा, आप उसको अपडेट कीजिए। ये उसको कहाँ से पता चलता है नोटपैड++ के इंस्टॉलर को? पूरे HP से पता चलता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कोई चीज अनइंस्टॉल करते वक्त रजिस्ट्री कई बारी रेसिड्यू छोड़ देती है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर है वो इटसेल्फ तो अनइंस्टॉल हो गया है, लेकिन उसने रजिस्ट्री में जो मॉडिफिकेशंस किए थे वो मॉडिफिकेशंस रह गए हैं। तो उन रजिस्ट्री के चीज़ों को क्लीन अप करने के लिए भी बैच फाइल वगैरह बहुत यूज में आती थी कि एक बैच फाइल डाल दिया, तो जब वो अनइंस्टॉल कर रहा है वो उसी वक्त उस बैच फाइल को कॉल कर देता है और वो एडमिन परमिशन के साथ जा करके आपके रजिस्ट्री को क्लीन करती है। और इस तरीके से बैच फाइल कमांड लाइन काम करती थी। पावरशेल जो है उसमें और बैच फाइल में जो डिफरेंस है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पावरशेल बेसिकली है क्या। ठीक है, तो मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं कहीं से रीड आउट कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं है, क्योंकि मेरा काम प्रैक्टिकल बेसिस पे होता है, इतना थ्योरी का काम नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जस्टिस कर पाऊं। नहीं, साधारण भाषा में बताइए, कोई फॉर्मल डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो पावरशेल इज अ कमांड लाइन शेल एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब कमांड लाइन जो है वो केवल एक शेल था, वो कोई लैंग्वेज नहीं थी। उसमें लोग अपने तरीके से बना करके बैच फाइल में स्क्रिप्ट लिखते थे। कई बारी वो बैच फाइल आपके विंडोज के ही एनवायरनमेंट पे, एक एनवायरनमेंट पे काम करेगी, दूसरे पे हो सकता है कि काम ना करे।
ठीक है, क्योंकि वो डिपेंडेंट होती थी बहुत सारे बैकग्राउंड में एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे, बैकग्राउंड के सेटिंग्स पे, दूसरे कमांड लाइन के फाइल्स पे वो डिपेंडेंट होती थी। तो हो सकता है कि विंडोज सर्वर 2012 पे लिखी हुई फाइल विंडोज सर्वर 2016 पे ना काम करे, ठीक है। लेकिन पावरशेल जो है वो अपने आप में एक लैंग्वेज है, एक प्लेटफॉर्म है जो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम को यूज करती है। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जो डॉटनेट जिन्होंने पढ़ रखी उन्हें पता होगा, डॉटनेट फ्रेमवर्क में पढ़ा है मैंने जी। सीएलआर जो है वो उसको यूज करती है, ठीक है। तो इट्स एनालॉगस टू लिनक्स शेल स्क्रिप्टिंग और लिनक्स बैश स्क्रिप्टिंग। जैसे लिनक्स में भी दो चीजें होती है, एक शेल स्क्रिप्टिंग होती है, एक बैश स्क्रिप्टिंग होती है। बैश स्क्रिप्टिंग में बहुत सारे लूप्स और जो आपके कंस्ट्रक्ट्स हैं वो थोड़े इजी हैं शेल स्क्रिप्टिंग के मुकाबले। तो उसी तरीके से जैसा अगर हम शेल स्क्रिप्ट को माने नेटिव है, तो बैश स्क्रिप्ट जो है वो थोड़ी सी ज्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और थोड़ी ज्यादा क्लियर है। उसी तरीके से पावरशेल आपकी विंडोज के लिए है, ठीक है। बिल्ट ऑन द डॉटनेट फ्रेमवर्क, विंडोज पावरशेल हेल्प्स IT professionals to control and automate the administration of Windows operating system and applications that run on Windows server environment, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक बेसिक पावरशेल की डेफिनेशन। अब पावरशेल को लोग पहचानेंगे कैसे? तो बहुत से लोग या बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि पावरशेल मतलब नीला कमांड प्रॉम्प्ट। बिल्कुल ठीक बात भी है, वो नीले रंग का ही दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एक नीला कमांड प्रॉम्प्ट नहीं है, वो बहुत कुछ ज्यादा है उससे। और वो जो नीला कमांड प्रॉम्प्ट है, आजकल जो नया सर्वर है यानी विंडोज सर्वर 2022, उसमें वो चीज नहीं आती, क्योंकि अब पावरशेल भी आपका ब्लैक कलर में दिखेगा। तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। ये देखिए, ये पावरशेल की स्क्रीन है जो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ओपन कर रखी है, और ये कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑल राइट्स रिजर्व्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, और वहीं पावरशेल की विंडोज में ये लिखा हुआ है। जो बेसिक डिफरेंस आपको जो पता चलेगा वो पता चलेगा उसके प्रॉम्प्ट से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं एक न्यू प्रॉम्प्ट लेकर के आऊं, तो देखिए यहाँ पे न्यू प्रॉम्प्ट में केवल पाथ लिखता है सी यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। लेकिन पावरशेल में पाथ के साथ साथ साइड में आपको एक और चीज लिखी हुई मिलेगी जिसको हम कहते हैं PS, यानी ये इंडिकेट करता है कि दिस इज अ पावरशेल प्रॉम्प्ट। ये बहुत जरूरी है नोटिस करना। नाउ हम पावरशेल जो सीखने जा रहे हैं, तो हम पावरशेल के प्रॉम्प्ट पे भी हम सीख सकते हैं। अच्छा, पावरशेल का प्रॉम्प्ट एक चीज होती है और एक चीज होती है ISE, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड ISE। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ये क्या होता है? इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड स्क्रिप्टिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। जैसे हमने IDE सुन रखा होगा, जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उनको पता होगा, IDE मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। वैसे ही ISE का मतलब इंटीग्रेटेड स्क्रिप्टिंग एनवायरनमेंट होता है। तो अगर किसी को पावरशेल की स्क्रिप्टिंग सीखनी है, पावरशेल सीखना और पावरशेल की स्क्रिप्टिंग सीखना दो अलग चीजें हैं। पावरशेल सीखने का मतलब कि पावरशेल के कमांड्स आपको पता हो, और स्क्रिप्टिंग सीखने का मतलब है कि पावरशेल के कमांड्स को लॉजिक के साथ कैसे यूज करना है वो आपको पता है। आप उसमें मॉड्यूल्स लिख सकते हैं, आप उसमें स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं जो बेसिकली एक फुल फ्लेजेड टास्क को कर सके। तो क्या हम कह सकते हैं पावरशेल अपने आप में एक पूरी लैंग्वेज है? पूरी लैंग्वेज है, एक पूरी लैंग्वेज है, बिल्कुल पूरी लैंग्वेज है। और इनफैक्ट आप उसमें क्या क्या कर सकते हैं, तो आप डेटाबेस उससे कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल SQL सर्वर के डेटाबेस से आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। उसके अलावा आप फाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जो एक IO ऑपरेशन होता है वो आप कर सकते हैं। बेसिकली आप पावरशेल से GUI क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल। एक पावरशेल से, हाँ, आप एक पावरशेल से एक क्या कहते हैं
ऑटोमेटेड सर्वर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसको बेसिकली हम पावरशेल से रनिंग एक जिसको कहते हैं वेबसाइट बनाना, वो भी आप कर सकते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा लोग उस पे काम करते नहीं, क्योंकि व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ वेबसाइट तो देयर आर मेनी अदर टूल्स टू डू दैट एक्टिविटी, तो व्हाई टू रीइन्वेंट द व्हील, इसलिए लोग तो डायरेक्ट सी शार्प पे चले जाते हैं। बट ऐसे कोई भी जगह जहां पे कि आपको अच्छा एक चीज और बता दूं कि जो काम हम सी शार्प से कर सकते हैं, क्योंकि सी शार्प एक टाइटली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए उसमें अगर एरर आती है तो वो प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, राइट, वो कंपाइल ही नहीं होगा। लेकिन पावरशेल चूंकि कंपाइल्ड भी है और जिसको बोलते हैं ट्रांसलेटेड, उसको क्या बोलते थे हम, इंटरप्रेटेड वे, तो इसीलिए पावरशेल रन कर जाती है। तो जहां पे आपको फास्ट कोडिंग करनी है वहां पे पावरशेल ज्यादा काम करती है। मतलब जहां तक कमांड सही मिलेंगे वहां तक चल जाएगी, उसके बाद जहां एरर होगा वहां पे रुक जाएगी, वहां पे रुक जाएगी। तो बेसिकली डिबगिंग भी इसकी इजी हो जाती है। ठीक है। और जहां पे कि हमें जो है बहुत फास्ट कोडिंग करनी है, जहां पे हम जो है प्रोग्राम की कोड क्वालिटी पे ध्यान ना ज्यादा देते हुए प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी पे ध्यान ज्यादा दे रहे हैं, उस जगह पे पावरशेल ज्यादा काम आ सकती है। जो काम हम सी शार्प में कुछ 10 लाइन के कोड में कर सकते हैं, वो सेम काम हम पावरशेल में शायद 2 या 3 लाइन में कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये इंटीग्रेटेड स्क्रिप्टिंग एनवायरनमेंट क्या है और इसको कैसे ओपन करना है, इसके तरीके मैं आपको बताता हूं। पहला तरीका तो ये है कि आप पावरशेल ओपन करें और यहीं पे आप सिर्फ ISE लिखें, तो ये आपको पावरशेल ISE खोल करके यहां से दे देगा। ओके। दूसरा तरीका ये है, मैं इसको बंद कर लेता हूं, इसे भी बंद कर लेता हूं और इसे भी बंद कर लेता हूं। दूसरा तरीका ये है कि आप Windows+R प्रेस करें तो ये रन कमांड निकलेगा और यहाँ पे आप लिखें पावरशेल स्पेस ISE, पावरशेल स्पेस ISE, और यहाँ पे अगर हम एंटर प्रेस करें तो सेम वही पावरशेल ISE खुल करके निकलेगा। अभी जो पावरशेल ISE है, जिन्होंने सी पढ़ रखी है उन्हें ये ज्यादा जाना पहचाना लगेगा, क्योंकि ऊपर आप कोड लिखते हैं, नीचे आपका एग्जीक्यूशन का रिजल्ट आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका सी में आता था। सी का जो विंडोज होता है उसमें जिस तरीके से आता था उस तरीके से ही कुछ कुछ यहाँ पे भी आता है। हालांकि हम इस अरेंजमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पे कुछ बटन्स दिख रहे होंगे, शो स्क्रिप्ट पेन ऑन द टॉप, शो स्क्रिप्ट पेन ऑन द राइट एंड शो स्क्रिप्ट पेन मैक्सिमाइज। तो अगर हम ऑन द राइट करते हैं तो आउटपुट विंडो लेफ्ट में आ जाती है और स्क्रिप्ट की विंडो जो है वो राइट में आ जाती है। मैं इस वाले विंडो से थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करता, मुझे ये विंडो ही ज्यादा कंफर्टेबल फील कराती है। उसका रीजन ये है कि हम जो कमांड लिख रहे हैं वो कमांड हम पूरा इनलोंगेटेड मतलब लंबे तक लिख सकते हैं। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। दूसरी चीज ये है कि मतलब जब हम तीसरी या चौथी क्लास कर रहे होंगे तो मैं आपको एक और चीज भी बताऊंगा कि पावरशेल अब आप विजुअल स्टूडियो कोड, जो एक टूल होता है विजुअल स्टूडियो का, विजुअल स्टूडियो कोड, उस पे भी आप पावरशेल का डेवलपमेंट कर सकते हैं और उस पे भी आप एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। मतलब एज आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं पावरशेल को। एज आईडी आप विजुअल स्टूडियो कोड को इस्तेमाल करेंगे और रन करेंगे आप उस पे पावरशेल को। उससे लोगों को बेनिफिट ये होता है कि उसमें थोड़ा सा जिसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस, यानी आप क्या लिखने जा रहे हैं उस बात को वो पहले से ही गेस कर ले, वो उसमें ज्यादा मिलता है। हालांकि ISE में भी हमें उस चीज का मतलब उस चीज का टूल हमें ISE में भी मिलता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे F लिखूं तो F से क्या क्या कमांड लिखे जा सकते हैं वो हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं। उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। अगर हम ये प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमें एक
वो मिलकर के आ जाती है। अब इसमें हम जैसे ऊपर हमें फॉर लिखना है तो हम ओ लिखेंगे, तो हमारे को क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ये देखिए फॉर मिल गया, फॉर ईच मिल गया, तो वो कमांड्स हमें यहाँ पे लिख के मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, यूज इसमें भी हो सकता है, बट जिन लोगों को विजुअल स्टूडियो कोड से ज्यादा इजी लगता है उनके लिए वो एनवायरनमेंट ज्यादा इजीली काम करेगा। हम्म। ठीक है, ठीक है। ओके। तो ये तो हो गया एक पावरशेल का ओवरव्यू कि हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं। कुछ आपको अगर क्वेश्चंस हो सर तो वो आप पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 नंबर सिंपल डिफाइन करके ऐड करना हो तो वेरिएबल कैसे डिफाइन करेंगे और स्क्रिप्ट हाँ, कैसे लिखेंगे, मैं ये देखना चाह रहा था। सिंपल अच्छा, 2 नंबर मुझे तो वहां डिफाइन करके ऐड करके उसको प्रिंट करा देना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि वेरिएबल्स कितना, हालांकि ये मेरे स्क्रिप्ट में मतलब मेरे उसमें कोर्स में आगे था, फिर भी मैं यहाँ पे एक नॉर्मल उसमें मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, एक बार मैं ये भी देख लूं कि हाँ हाँ आगे ये मेरे कंस्ट्रक्ट में था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो वेरिएबल जो है हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं डॉलर सिंबल से। ओके डॉलर पीएस। सिंबल लिखा, और हाँ, और हमने यहाँ पे जैसे मान लीजिए ए लिख दिया, तो एक वेरिएबल डिफाइंड हो गया, और एक वेरिएबल डिफाइंड हो गया, और कोई जरूरी नहीं कि वेरिएबल यहाँ कैपिटल में होना, ऐसा तो है नहीं। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और ये हमारा दूसरा वेरिएबल डिफाइंड हो गया। हम्म। एक मिनट, डॉलर ए, अच्छा वो हम यहाँ पे अपने आप कुछ इसलिए टाइप कर रहा है क्योंकि वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर नहीं किया है, इसलिए, या फिर सेमीकोलन नहीं डाला है, इसलिए वो उसको इनकम्प्लीट लाइन समझ रहा है, और वो अपना जो है जो भी इंटेलिजेंस है वो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो डॉलर ए डॉलर बी हमने ये डिफाइन कर लिया, ये दो वेरिएबल्स हमारे डिफाइन हो गए। अब हम बेसिकली इसको रन भी कर सकते हैं। यहाँ पे दो बटन दिखते हैं, एक है रन स्क्रिप्ट जो कि पूरी स्क्रिप्ट को रन करेगा, एक है रन सिलेक्शन। तो केवल एक लाइन को अगर हमें रन करना तो हम रन सिलेक्शन कर सकते हैं। तो रन सिलेक्शन हमने किया, तो इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, इसलिए इसने कुछ भी नहीं दिखाया। यहाँ पे हमने रन किया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दिखाया। एक और तरीका है एक की वैल्यू को पता करने का, वो है जो ब्लू हमारा आउटपुट एरिया है, वहां हम जाएंगे और यहाँ पे हम ए लिख देंगे, एंटर करेंगे, तो ए की जो भी वैल्यू है जो यहाँ पे आनी चाहिए वो आ जाएगी। तो एक में अभी कोई वैल्यू नहीं सेव्ड है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम ए को इनिशियलाइज करते हैं। तो यहाँ पे इनिशियलाइज करने का ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको आगे आईएनटी लगाना पड़ेगा, जैसे सी में करना पड़ता था आईएनटी ए इज इक्वल्स टू, तो वो इंटीजर माना जाता था। यहाँ पे जो वैल्यू का टाइप है उससे ही पता चल जाता है कि ये वैल्यू न्यूमेरिकल लेनी है या आईएनटी लेनी है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली किसी टाइप में कन्वर्ट करना हो, टाइप कास्टिंग करनी हो, तो आप वो कीवर्ड आईएनटी का यूज भी कर सकते हैं। फिलहाल हम उतने डिटेल में ना जाते हुए सिंपली यहाँ पे हम इसको 1 लेंगे, और यहाँ पे हम इसको ले लेंगे वैल्यू अपनी 2। डायनेमिकली टाइप्ड है बिल्कुल। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ए और बी का जोड़ जो है वो प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे इसको प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, अच्छा प्रिंट कराने के लिए एक कमांडलेट भी आता है। अच्छा कमांडलेट क्या है ये भी मैं बताऊंगा। कमांडलेट को समझना भी एक टास्क है, क्योंकि उसका एक खास सिंटैक्स होता है हर कमांड का। तो इसमें जो कमांड्स हम बाकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम कमांड्स बोलते हैं, यहाँ पे कमांडलेट्स होते हैं, कमांडलेट्स। ठीक है, ओके। कमांड एक पूरे कमांड को कहा जाता है, और कमांडलेट सिर्फ उस वर्ड को कहा जाता है जो उस कमांडलेट का यानी उस कमांड का जो मुख्य वर्ड है। ठीक है, यानी मुख्य जो कार्य हम करने जा रहे हैं उसको कमांडलेट बोलते हैं। और उस कमांडलेट के साथ हम जब पैरामीटर्स वगैरह डाल करके पूरा एक लाइन लिख देते हैं, स्टेटमेंट लिख देते हैं, तो उसे कमांड बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए कमांडलेट स्पेसिफिकली है, जिसको हम राइट होस्ट या राइट आउटपुट कमांडलेट है। लेकिन उसका इस्तेमाल ना भी करते हुए अगर हम नॉर्मल स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं और वहां पे अगर हमने सिर्फ वेरिएबल को लिख भर दिया, तो भी पावरशेल समझ जाता है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू को आउटपुट कराना है, प्रिंट कराना है। तो अगर हम इन 3 लाइनों को रन करें यहाँ से, तो ये देखिए हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल चुका है। आपको अगर रिजल्ट
कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट में चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा यहाँ पे कि रिजल्ट के साथ कोलन लगाते हुए यहाँ पे इसके रिजल्ट को इस तरीके से प्रिंट कराया जाए। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्यों दिया, काफी लोगों को समझ में आ रहा होगा, जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको मैं ब्रैकेट हटा करके भी बता दूंगा कि क्या हो जाएगा। तो ब्रैकेट हटाने पे मेरे ख्याल से कॉन्केटिनेट कर जाएगा और ब्रैकेट लगाने पे इवैल्यूएट कर जाएगा। एग्जैक्टली बेसिक प्रोग्रामिंग सिंटैक्स था। हाँ, तो ये मैंने किया, तो ये देखिए रिजल्ट 3। अगर मैं ब्रैकेट हटा देता हूं तो वो रिजल्ट के साथ जो है ए को पहले कॉन्केटिनेट करेगा ऑपरेटर प्रेसिडेंस की वजह से, और फिर बाद में उसमें बी को भी कॉन्केटिनेट कर देगा। तो अगर मैं ये रन करूं तो रिजल्ट 1 2 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट ही लगाए रखूंगा, फिर भी कॉन्केटिनेट करके दिखाता हूं कि कैसे होगा। इनमें से किसी एक को या दोनों को अगर हम स्ट्रिंग बना दें जी, तो फिर यहाँ देखिए मैंने कोई अलग से कीवर्ड नहीं इस्तेमाल किया, कुछ नहीं किया, ये अपने आप ही समझ लेगा कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू स्ट्रिंग की है। स्ट्रिंग और नंबर को जब आप ऐड करेंगे तो कॉन्केटिनेट ही होगा वो। हाँ, क्योंकि स्ट्रिंग की प्रेसिडेंस या स्ट्रिंग की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो अपर क्लास वेरिएबल स्ट्रिंग को माना जाता है, तो इंटीजर हमेशा स्ट्रिंग में टाइपकास्ट होगा। तो ये बेसिक सिंटैक्स है पावरशेल का, स्क्रिप्टिंग का। अब बताइए सर कि क्या मैं आपको इसमें एक लूप रन करा के वो जो पैटर्न प्रिंटिंग हम बेसिकली करते हैं शुरुआत में वो करके दिखाऊं, या फिर आपको पावरशेल का थोड़ा सा और कमांडलेट क्या होता है और ये सारी चीजें क्या होती है उस तरीके से प्रोसीड किया जाए? नहीं, हम कुछ वेरिएबल बना करके लूप वगैरह चला सकते हैं, मतलब बेसिक सिंटैक्स कंडीशन का लूप का जो बेसिक सिंटैक्स होता है बताते हुए जल्दी जल्दी आगे देख लीजिए। ठीक है, एक काम मैं करता हूँ, सबसे पहले मैं थोड़ा सा कमांडलेट का बता देता हूँ कि कमांडलेट क्या होता है। ठीक है, और जो है उसके बेसिस पे एक चीज कराता हूँ कि जो अभी हमने वेरिएबल्स दिए ना, वो वेरिएबल्स हमने क्या किया, वेरिएबल्स हमने वहां पे स्टैटिकली डिफाइन किए। तो हम डायनेमिकली कैसे उस काम को करा सकते हैं वो हम करते हैं। ठीक है, मतलब रन टाइम में रीड करने की बात कर रहे हैं? रन टाइम में रीड करने। ओके, ठीक है, तो एक मिनट, एक मैं इसमें देख लेता हूँ कि हमारे पास वर्ड है कि नहीं है। वर्ड नहीं है, ऑफिस वर्ड नहीं है। ओके, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे एनोनिमसली, पता नहीं डॉक भी ओपन करने देगा कि नहीं। अच्छा, डॉक भी ओपन नहीं करने देगा, कोई इशू नहीं है, हम नोटपैड ही यूज कर लेंगे। ठीक है, तो कमांड लिस्ट वर्सेस कमांड। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मेट में वर्ड रैप ऑन कर लेता है जी। तो कमांडलेट क्या होता है और कमांड क्या होता है? तो कमांडलेट्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम कमांड्स इन अदर कमांड शेल एनवायरनमेंट्स इन द फॉलोइंग मैनर्स। ठीक है, सबसे पहले तो कमांडलेट्स आर .NET फ्रेमवर्क क्लास ऑब्जेक्ट्स एंड नॉट जस्ट स्टैंड अलोन एग्जीक्यूटेबल्स। जैसे कि आपका कमांड शेल जो होता था, यानी कि CMD जिसको हम बोलते हैं कमांड लाइन शेल, या DOS जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें जो कमांड्स होते थे बेसिकली, अगर आप ओके, मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको कि वो कैसे काम करता है। तो हम विंडोज पे चलेंगे, अपने C ड्राइव पे चलेंगे, और C ड्राइव पे हम चलेंगे विंडोज के अंदर, और इसके अंदर हम चलेंगे सिस्टम 32 के अंदर। तो सिस्टम 32 के अगर हम चलते हैं, तो जितने भी हमारे पास कमांड्स होते हैं ना, कमांड शेल में जो कमांड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ATTRIB एक कमांड प्रॉम्प्ट में कमांड होता है ATTRIB। ठीक है, एट्रिब, हाँ, एट्रिब जो है बेसिकली अपने आप में एक EXE फाइल होती थी।
ये दिख रहा है आपको, ये हम्म एक exe फाइल होती थी। अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज पे चलूं तो दिस इज एन exe फाइल, हम्म ठीक है। तो एट्रिब एक exe फाइल होती थी। इसी प्रकार अगर हम इको की बात करें, ECHO, इको, तो वो भी एक exe फाइल होती है। ये हम चलते हैं अपना, सी आ गया, डी आ गया, ई कहाँ गया, ई सी, हाँ, ई, अच्छा ई एक्स कर दिया क्या मैंने, ई सी, ई को ऊपर जाएगा कहीं पे। तो ई को जो उसमें ई को बेसिकली प्रिंट स्टेटमेंट के लिए यूज किया जाता था। तो हम्म ई को भी एक exe फाइल है, ठीक है। इसी प्रकार उसमें कमांड प्रॉम्प्ट में आपका अगर क्लियर की बात कर लें, CLS की बात कर लें, ये सारे अपने आप में exe फाइल्स हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट बेसिकली कैसे काम करती है कि जो आप एट्रिब लिखते हैं ना, तो बेसिकली इस एट्रिब exe फाइल को आपके पैरामीटर्स पास कराती है, ठीक हम्म है। हम्म इसीलिए एक बैच सेल में लिखी हुई चीज दूसरे कंप्यूटर पर रन करे या ना करे, ये इसलिए हम नहीं कह सकते थे क्योंकि मान लीजिए कि उसमें एट्रिब वाला exe ही नहीं पड़ी हो, हम्म किसी वजह से करप्ट हो गई है, हम्म तो नहीं रन करेगा आपका कोड, ठीक है। लेकिन पावर शेल में ऐसा नहीं है। पावर शेल में जो है वो चीज अगर नहीं होगी ना, तो प्रॉपर आपको एरर देगा कि हाँ ये चीज है, और उसको रिजॉल्व करने के लिए आप वहीं पे वो चीज डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये डॉटनेट की क्लास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये अलग अलग exe फाइल्स नहीं होते। यानी पावरशेल अगर पड़ा हुआ है तो उसके अंदर वो ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, ठीक है, हम्म नॉट जस्ट स्टैंड अलोन एग्जीक्यूटेबल्स। दूसरी चीज क्या है, कमांडलेट्स कैन बी इजीली कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम एज फ्यू एज अ डजन लाइन ऑफ कोड। एट्रिब का जो इसने exe बनाई होगी, इसको लिखने के लिए इसको बहुत लंबा कोड लिखना पड़ा होगा, क्योंकि हमने देखा कि कितना अनकंस्ट्रक्टेड कमांड लाइन स्ट्रक्चर है आपके बैच का या हम्म कमांड लाइन स्क्रिप्टिंग का। लेकिन चूंकि पावरशेल सिंप्लीफाइड है, तो बहुत कम कोड्स में भी हम जो है कोई कमांडलेट बना सकते हैं। जैसे हमें फॉर एग्जांपल जैसे राइट आउटपुट कमांड हमें है हमारे पास, लेकिन हम राइट आउटपुट की जगह पे हम कोई नया कमांड बनाना चाहते हैं, राइट आउटपुट टू फाइल। तो इस कमांड को इनकोड करने के लिए मुझे बहुत कम लाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसको हम उस कमांडलेट के नेम से सेव कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, पार्सिंग, एरर प्रेजेंटेशन एंड आउटपुट फॉर्मेटिंग आर नॉट हैंडल्ड बाय कमांडलेट्स। यानी कि जैसे कि dir एक कमांड प्रॉम्प्ट है, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट का कमांड है। तो dir का एक स्पेसिफिक आउटपुट होता है टेबल फॉर्मेट में, जो कि वो dir खुद कंट्रोल करती है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। हमें उस आउटपुट को रीड करने के लिए उसी फॉर्मेट को रीड करना जरूरी है। लेकिन पावरशेल के जो आउटपुट्स हैं वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में होते हैं। आप चाहो तो उसका आउटपुट को ऑब्जेक्ट फॉर्म से निकाल करके आप टेबल फॉर्मेट में प्रिंट करा दो, आप चाहो तो उसके आउटपुट को लाइन बाय लाइन प्रिंट करा दो, आप चाहो तो उस ऑब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड का एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट प्रिंट करा दो, वो आपकी मर्जी है। वो एक ऑब्जेक्ट आउटपुट में देता है, एक प्रिंट फॉर्मेट आउटपुट में नहीं देता है, टेक्स्ट फॉर्मेट आउटपुट में नहीं देता है। इट इज डन बाय द विंडोज पावरशेल रन टाइम। कमांडलेट्स प्रोसेस वर्क्स ऑन ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑन टेक्स्ट स्ट्रीम, जो मैंने अभी आपको बात समझाई। एंड ऑब्जेक्ट्स कैन बी पास्ड एज आउटपुट फॉर पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग एक स्पेशल प्रोसीजर है विंडोज पावरशेल में, जिसमें हम एक कमांड के आउटपुट को दूसरे कमांड का इनपुट बना देते हैं। इसीलिए इसमें लाइन ऑफ कोड्स बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि ये काम अगर हमें C# में करना हो, सी लैंग्वेज में करना हो, तो हमें पहले कमांड के आउटपुट को एक वेरिएबल में सेव कराना होगा, और फिर उस वेरिएबल को पास करना होगा एज अ पैरामीटर फॉर द नेक्स्ट फंक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम डायरेक्टली ही उस आउटपुट को पाइपलाइन कर सकते हैं दूसरे कमांड के इनपुट में, ठीक है। कमांडलेट्स आर रिकॉर्ड बेस्ड एज दे प्रोसेस अ सिंगल ऑब्जेक्ट एट अ टाइम, ठीक है। तो ये सारे खूबियां हैं। अब कमांडलेट्स को लिखा कैसे जाता है, तो कमांडलेट्स के लिखने का एक खास सिंटैक्स है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, जो कि है वर्ब एंड नेम, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर इसी कमांडलेट, अब एक कमांडलेट मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि एक कमांडलेट होता कैसा है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे करूँ, जो हमने अभी पिछला प्रोग्राम लिखा था, मैं उसको थोड़ा सा
अंडू कर लेता हूँ। अब इसी में अगर मुझे इस कमांडलेट के थ्रू अगर इस रिजल्ट को प्रिंट कराना हो तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे WRIT हाइफन होस्ट। ठीक है, होस्ट और राइट होस्ट के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे ऐसे भी लिखा रहने दे सकते हैं, हम इसको ब्रैकेट के अंदर भी कर सकते हैं, नो इश्यूज। दोनों ही सूरतों में ये बिल्कुल सेम काम करेगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्रिंट करा दूं तो ये देखिए जैसा कि हमने काम किया था बिल्कुल राइट होस्ट यही काम करता है। अब इसमें एक चीज है कि ये जो है ये एक वर्ब है, तो कमांडलेट का जो सिंटैक्स है लिखने का, हालांकि ये एक कन्वेंशन है, एक जो है वो नहीं है, एक कंपल्शन नहीं है, यानी आप जरूरी नहीं कि इसी को फॉलो करें, लेकिन ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप इसको फॉलो करें कि पहला वर्ड जो उसका होता है वो हाइफन से पहले का जो वर्ड है वो एक वर्ब होना चाहिए, और हाइफन के बाद का जो वर्ड है वो एक नाउन होना चाहिए। तो वर्ब नाउन आर्किटेक्चर ही फॉलो करता है, जिससे कि ये पता चल सके कि हम क्या काम कराने जा रहे हैं और वो काम किस पे कराने जा रहे हैं। तो पहला जो है वो वर्ब होता है और उसके बाद जो है नाउन होता है। नहीं तो ये तो ठीक है, कमांड्स तो बने बनाए होंगे ना, कोई हम तो बनाएंगे नहीं इन कमांड्स को। हम भी बनाते हैं कमांड, हम भी बनाते हैं जब अच्छा, हमें हम हाँ हम जब बनाएंगे अपने तो भी ये जैसे रूल फॉलो यूजर, करना पड़ेगा। जरूरी नहीं, वही मैंने कहा कन्वेंशन है, कन्वेंशन। हम्म अब जैसे कि सी शार्प में भी एक कन्वेंशन है ना, या जावा में भी एक कन्वेंशन है ना कि हम कैमल केस फॉलो करते हैं, हम्म। लेकिन जरूरी तो नहीं है। हाँ, अपना बताते समय जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ लोग नहीं भी फॉलो करते हैं, लेकिन अगर हम फॉलो करेंगे तो वो एक बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। हम्म राइट, हम्म जैसे कि इंडेंटेशन हो गया, सी शार्प में इंडेंटेशन एक कन्वेंशन है, एक बेस्ट प्रैक्टिस है, लेकिन वहीं पाइथन में इंडेंटेशन एक मैंडेट है, वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। वहां अगर इंडेंटेशन नहीं फॉलो किया तो पूरा कोड ही क्योंकि वो उसमें जो है इंडेंटेशन ही लाइन का एंड और स्टार्टिंग बताती है। ठीक है, थोड़ा सा इसलिए मुझे पाइथन कम भी पसंद है, क्योंकि इंडेंटेशन अगर कहीं बिगड़ गई तो फिर ढूंढते फिरो कहाँ गलती हुई है। हम्म तो वर्ब नाउन ये आर्किटेक्चर ये फॉलो करता है। अच्छा, पावरशेल में भी इंडेंटेशन के बेसिस पे नहीं चलता, करली ब्रेसेस के ही बेसिस पे चलता है, यानी कि आपके ब्रेसेस जो है उसके स्टार्ट और एंडिंग किसी स्टेटमेंट का दर्शाते हैं। तो ये वर्ब नाउन आर्किटेक्चर होता है, कोई भी कमांडलेट हमें इसी फॉर्म में मिलेगा, और इसके आगे हम स्विचेस इस फॉर्म में देते हैं, स्विचेस यानी कि ऑप्शंस जो पैरामीटर्स है वो हम देते हैं, और पैरामीटर्स भी हम इसमें किस तरीके से फॉलो करते हैं, जैसे कोई पैरामीटर देना हो, जैसे पैरम वन। ठीक है, पैरम वन, तो आगे उसी के जस्ट आगे पैरम वन वैल्यू। ठीक है, या वैल्यूज। तो ये इसका बेसिक सिंटैक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं कमांडलेट का ये राइट होस्ट, क्योंकि राइट होस्ट के साथ कोई स्विचेस वगैरह हम उतना खास नहीं देते हैं, मैं इसको इस तरीके से दिखा देता हूँ। तो ये एक कमांडलेट का सिंटैक्स होता है। अब हम, हाँ, ये कमांडलेट का सिंटैक्स समझ में आ गया है, तो अब हम चलते हैं इसी फंक्शनैलिटी को जो हमने यहाँ बिल्डअप की थी, इसको हम बिल्डअप करेंगे डायनेमिक इनपुट के साथ या रन टाइम वैल्यूज के साथ। तो रन टाइम वैल्यूज में हमें क्या करना होता है, ए की वैल्यू को ही हम लेंगे, लेकिन किससे लेंगे, एज अ कमांडलेट का आउटपुट लेंगे। तो कमांडलेट हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, रीड होस्ट, रीड होस्ट, और यहाँ पे हम एक मैसेज भी दे सकते हैं, एंटर हैंड। ठीक है, ये हमने किया, यहाँ पे हम ऐसे दे सकते हैं, और सेम यही चीज हम कॉपी करेंगे, इसके आगे लगा देंगे। तो ये हमारा रन टाइम के लिए हो गया। अब जब हम इसको रन करेंगे, इंटर एंड इंटीजर लिख करके आ रहा है, हमने लिख दिया 1। इंटर एंड इंटीजर दूसरी बार भी लिख करके आ रहा है, हमने लिख दिया 4, एंटर किया। अच्छा, ये यहाँ पे इसलिए इस तरीके से प्रिंट होकर के आया है, ओ ओके, मैंने इसको कन्वर्ट किया नहीं तो जो अच्छा है, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रिंग लाइन से दे रहे हैं ना, तो उसको एज ए स्ट्रिंग ही रीड करेगा। ठीक है, तो हमें इसको जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे कराते हैं हम इसको, कन्वर्ट
कन्वर्ट टू N32 करके आता है। एक मिनट, या फिर अगर इतना याद नहीं भी आ रहा हो तो कोई इश्यू नहीं है, आगे आप INT लिखिए और इस पूरी चीज को आप इसके अंदर इनक्लोज कर दीजिए, तो भी हमारा काम हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आपका ये ऐसा होगा जी। तो यही चीज हम यहाँ पे भी लिख देते हैं। ये आ गया रिजल्ट 5। ठीक है, तो ये देखिए ये मतलब अच्छा, अभी क्योंकि ये हम काम बहुत छोटा कर रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, इनपुट कराने के लिए। हालांकि ये चीज आप अगर जावा के सेम प्रोग्राम अगर हम जावा में लिखें तो मैं कंपेयर करके दिखा सकता हूँ कि जावा में आपको पहले वो रीड आईओ का स्ट्रीम बफर क्रिएट करना पड़ता है, फिर आप उसको रीड कराते हैं, जाहिर सी बात है, नंबर ऑफ लाइंस का कोड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उस फॉर्मेट में ये बहुत इजीली काम करती है। अच्छा, अब ये हमने जो आउटपुट इनपुट लिया वो हमने कहाँ से लिया? वो हमने इनपुट लिया यूजर के इनपुट स्ट्रीम से, यानी कि इंटरैक्टिव प्रोग्राम हो गया। तो पावरशेल तो इंटरैक्टिवली काम करने के लिए नहीं बनी है, पावरशेल मेनली ऑटोमेशन के लिए बनी है। ठीक है, इंटरैक्टिवली भी काम करती है। बहुत सारे ऐसे टास्क हैं अजूर डेवऑप्स में भी जो कि जहाँ पे इंटरेक्शन मांगता है। फॉर एग्जांपल एक एजेंट, अजूर डेवऑप्स में एक एजेंट जो होता है, एक मशीन सेल्फ होस्टेड एजेंट, उसको अगर हम होस्ट कराना चाहते हैं तो उसमें एक फाइल मिलती है config या config.ps1। उसमें भी जब आप उसको रजिस्टर कराते हैं होस्ट को तो कई सारी चीजें मांगती है। फॉर एग्जांपल पैट टोकन मांगती है जिसको कहते हैं पर्सनल एक्सेस टोकन। ये इससे रिलेटेड नहीं, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और आपकी एजेंट का नाम मांगती है, मशीन का नाम मांगती है, एजेंट पूल का नाम मांगती है। तो ये सारे जो है यूजर से लेने वाले इनपुट है। लेकिन बहुत सारे ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे पावरशेल को इसीलिए स्क्रिप्ट को डिजाइन किया जाता है कि वो यूजर से इनपुट कम मांगे और काम जो है उसके बेसिस पे ज्यादा करे, यानी कि ऑटोमेशन के बेसिस पे। अच्छा, मेरी स्क्रीन दिखनी बंद हो गई है क्या? हेलो, नहीं दिख रही है आपकी स्क्रीन, दिख रही है ना? एक मिनट, हाँ ठीक है, ओके। तो ऑटोमेशन के बेसिस पे ज्यादा काम करे। सेम इसी स्क्रिप्ट को अगर मैं यहाँ पे इसी स्क्रिप्ट को मैं कॉपी करूंगा और अब की बार मैं इसको एक फाइल से रीड करा के और उसको यानी कि ऐड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फाइल से रीड कराने का मतलब कि कोई नोटपैड फाइल बना देंगे, कोई नोटपैड फाइल बना के। ओके। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं मान लीजिए कि अपने डॉक्यूमेंट में चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं पहले एक टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ। उस टेक्स्ट फाइल का नाम रख देता हूँ मैं इनपुट। ठीक है, इनपुट टेक्स्ट फाइल का नाम रख दिया और एडिट करता हूँ इसको। यहाँ पे मैं पहले लाइन में इनपुट दे देता हूँ 1 का और दूसरा लाइन में मैं इनपुट दे देता हूँ 2 का। ठीक है, सेव करा लिया इसको। अब सब कुछ यही करना है, बस अब हमें इससे पहले एक फाइल रीड करानी है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और हमें रीड क्या कराना है? एक टेक्स्ट फाइल रीड करानी है। तो जो टेक्स्ट फाइल है हमें पहले उस फाइल को लोकेट करना पड़ेगा। लोकेट करने का तरीका बेहद आसान है कि हम यहाँ पे जाएं, डॉक्यूमेंट्स है ना, इसको क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स हमको लेकर के आना है। तो हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, ये यहाँ पे आपको पाथ मिल जाएगा, लोकेशन मिल जाएगा, इसका कॉपी कर लीजिए और ये आ गई हमारे पास लोकेशन। ये लोकेशन है। अब इस लोकेशन पे जो फाइल है वो फाइल कौन सी है वो भी अगर हम टैप करेंगे। और एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे ये है कि अगर इसी जगह पे, अच्छा देखिए अभी मैंने स्लैश नहीं प्रेस किया, अब मैं अगर स्लैश प्रेस करूं, आईएसी आपको ये सारी चीजें भी दे देती है कि जो इनपुट टेक्स्ट फाइल है वो देखिए आपको साइड में यहाँ पे इस जगह पे मिल गई। वही कंट्रोल प्लस स्पेस एंटर करने से, तो ये अगर मैं लिख दूंगा तो इनपुट टेक्स्ट फाइल आ गई। अभी टेक्स्ट फाइल आ तो गई है, इसे रीड कराना है
तो रीड कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक बना बनाया कमांडलेट अगेन है, इसलिए मैंने कमांडलेट पहले समझा दिया। तो उस कमांडलेट का नाम क्या है? गेट कंटेंट। कंट्रोल एंटर करता हूँ, कंट्रोल स्पेस बार करता हूँ, ये देखिए गेट कंटेंट। ठीक है, तो फाइल का कंटेंट हम गेट कर रहे हैं, है ना? तो गेट कंटेंट, ठीक है। अब ये जो गेट कंटेंट है, ये गेट कंटेंट हम कहाँ करेंगे? हम कर लेते हैं एक और वेरिएबल बना लेते हैं फाइल नाम से। फाइल नाम से जो वेरिएबल हमने बनाया उसमें हमने क्या कर लिया? हमने उसमें गेट कंटेंट कर लिया। ठीक है, अब फाइल में अगर हम इस पहली लाइन को रन करेंगे तो देखिए कि क्या चीज होती है इसमें। ठीक है, हमने इसको रन करा लिया। अब हमने रन कराया, अच्छा अब इसमें जो मजे की चीज है वो ये है कि हमें फाइल को अलग से उसका आउटपुट चाहने निकालने की जरूरत नहीं है। अगर हम फाइल को ही सिर्फ सेलेक्ट करके रन सिलेक्शन प्रिंट करेंगे तो हमें फाइल की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे फाइल की वैल्यू आ गई। क्या आई है फाइल की वैल्यू? 1 और 2 आई है। लेकिन जाहिर सी बात है कि 1 और 2 जो आई है ये एक स्ट्रिंग फॉर्मेट की वैल्यू होगी। तो हमें इस स्ट्रिंग फॉर्मेट की वैल्यू को सबसे पहले तो हम एक काम ये करते हैं कि फाइल में से केवल 1 वैल्यू और 2 वैल्यू को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है वो मैं दिखाता हूँ। तो डॉलर फाइल हमने लिखा, डॉलर फाइल के आगे ही अगर हम 0 लिख देते हैं तो 1 वैल्यू आएगी, और डॉलर फाइल के आगे अगर हम 2 लिख देते हैं तो, अरे सॉरी 2 नहीं 1, तो 2 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यानी कि हमें यहाँ पे क्या देना है? रीड एंड इंटीजर की जगह पे डॉलर फाइल 1 और डॉलर फाइल 2 देना है। तो हम दे के देखते हैं, लेकिन वही बात है कि अभी ये इंटीजर में कन्वर्ट हुआ नहीं है। तो इंटीजर में कन्वर्ट कौन कर देगा? ये जो आगे INT लगा हुआ ये कर देगा। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है? हमको यहाँ पे 0 लिख देना है, और इस जगह पे क्या लिखना है? इस जगह पे हमें ये 1 लिख देना है। ठीक है, बाकायदे से अगर मैं इसको रन करूं, ये देखिए रिजल्ट 3 आ गया। ठीक है, अब जो रिजल्ट 3 आया है, अब सपोज करिए कि इस फाइल में मैं जा करके इसी की वैल्यू को चेंज कर दूं, कुछ भी वैल्यू लिख दूं जिसका मुझे जोड़ पता भी नहीं, मैंने कुछ भी लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ भी लिख दिया। ठीक, कंट्रोल S सेव कर देता हूं और रन कराते हैं इसको, देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। देखिए ये वैल्यू जो निकाल के लाया है, मैंने क्या वैल्यू दी थी? मैंने वैल्यू दी थी 232424, और उसमें क्या ऐड करना था? 2454। तो हाँ 44 में ऐड करेंगे 8 आएगा। ये बिल्कुल सही आंसर आया है। तो इस समय क्या पता चलता है कि एक देखिए फाइल को भी रीड करा करके और उसके अलग अलग लाइन से अलग अलग वेरिएबल को रीड करा के इनपुट लेना, ये पावरशेल में कितने लाइन का काम है? मैक्सिमम 4 लाइन का। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर ये इतनी बेहतरीन लैंग्वेज है तो इसको माइक्रोसॉफ्ट प्रमोट क्यों नहीं कर रहा है और एकेडमिक वगैरह में क्यों नहीं चल रहा है? एकेडमी में क्यों नहीं चल रही? इसमें तो माइक्रोसॉफ्ट का हाथ नहीं है। इसमें तो जो है एकेडमिक सिलेबस जो तय कर रहे हैं, जो बच्चों को ट्रेन करते हैं एक मशीनी रूप से एक तय किए हुए तयशुदा मार्ग को पे प्रोसीड करने के लिए, वो क्यों नहीं कर रहे हैं ये उनसे पूछना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कभी भी इस लैंग्वेज को वो नहीं बनाना चाहती, यानी कि क्या कहते हैं, अपना पेड नहीं करना चाहती। वो इसको एज सपोर्टिंग लैंग्वेज ही देखती है और सपोर्टिंग लैंग्वेज के लिए ही काम करती है, और ऐसा नहीं है कि इसको प्रमोट नहीं कर रही है, प्रमोट कर रही है। जितने भी आप माइक्रोसॉफ्ट के आज के नए टूल्स देखेंगे, अज्योर अगर आप देखेंगे तो अज्योर में जो स्क्रिप्टिंग होती है, यानी अज्योर में जो ऑटोमेशन होता है पूरी तरीके से पावरशेल के थ्रू होता है। उसके बाद अब तो नया जो हैशिकॉर्प एक थर्ड पार्टी कंपनी है जिसने एक नया लैंग्वेज बनाया है जिसको बोलते हैं टेराफॉर्म। लेकिन टेराफॉर्म में भी आप टेराफॉर्म से सिर्फ मशीन्स बना भर सकते हैं, मशीन्स या वर्चुअल नेटवर्क से जो भी चीजें हैं जो क्लाउड में काम करती है वो बना भर सकते हैं। लेकिन मशीन के अंदर जाकर के जब आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है वहां पे भी देन अगेन पावरशेल ही यूज होती है। पावरशेल से आप चीजें इंस्टॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ओके, आई थिंक दिस इज अराउंड 55 मिनट्स अनंत, और मेरे ख्याल से ऑनलाइन दर्शकों में इतनी पेशेंस होता नहीं है।
तो हमें लेक्चर 1 इतना पे रोकना चाहिए और फिर इसके बाद हम लोग इसके बाद के सारे लेक्चर अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे। हेलो। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, बस 1 मिनट मुझे दीजिएगा। मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो हमने इनपुट जो है वो फाइल से रीड किया, तो आउटपुट भी अगर फाइल पे सेव करना हो तो वो चीज करके फिर हम क्लोज करते हैं, कंक्लूड करते हैं। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। जी। तो अच्छा, अभी जो है फाइल रीड अगर हमें करनी हो तो हमने रीड कर लिया। अब अगर इसी आउटपुट को हमें राइट करना हो, ठीक है, तो राइट करने के लिए भी 2 तरीके हैं, एक क्लासिक तरीका, एक आपका इजी तरीका, ये शॉर्ट तरीका। तो क्लासिक तरीका वही है कि सेट कंटेंट हम यूज करेंगे, जो एक कमांड को मतलब फाइल को सेट करने यानी कंटेंट सेट करने का तरीका होता है। तो सेट कंटेंट हम करेंगे जो हमने ये रीड किया था, जो फाइल का इनपुट फाइल थी, इनपुट फाइल का ही पाथ हम यहाँ पे देंगे, बस इनपुट के नेम को आउटपुट में कन्वर्ट करा देंगे। तो आउटपुट फाइल यहाँ पे क्या हो जाएगी, OUT PUT, ठीक है। अब हमें आउटपुट जो सेट करना है उसको सेट किसका करना है, सेट मतलब सेट कंटेंट करना है इसका। और कंटेंट क्या होगा, वो कंटेंट अब हमको यहाँ पे साइड में देना पड़ेगा ब्रैकेट्स के अंदर, जो कि हमारा कंटेंट क्या था, डॉलर, कहाँ गया डॉलर। अच्छा, जो मैं पाइपलाइनिंग की बात कर रहा था वो पाइपलाइनिंग यही है जो यहाँ पे हम कर रहे हैं, यानी कि $A और $B जो मतलब ये वो वैल्यू है आउटपुट जो दे, जाके output.txt के अंदर स्टोर हो जाएगी। हाँ, ये जो आउटपुट देगा वो output.txt के अंदर जा करके स्टोर होगा, ठीक है। इसको मैं रन करा के दिखाता हूँ। ये हमने रन किया और यहाँ पे सेट कंटेंट ने कोई एरर नहीं दिया है, देखिए आउटपुट फाइल बन गई है। आउटपुट फाइल में अगर हम देखेंगे तो वैल्यू यहाँ पे देखिए आ रहा है। अब एक तीसरा और आखिरी काम जो मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि मैं इस फाइल को सेव कराने जा रहा हूँ। तो पावर शेल के जो फाइल्स होते हैं उनको सेव करने का जो वो होता है, एक्सटेंशन होता है, वो PS1 होता है, .PS1। अलग अलग और भी हैं, .psm1, psd, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। M का मतलब मॉड्यूल होता है, D का मतलब डेटा होता है, XML इस तरीके से होता है, लेकिन जो स्क्रिप्ट फाइल है उसको PS1 कहते हैं, यानी पावर शेल स्क्रिप्ट। और 1 इसलिए क्योंकि उनको लगा होगा कि शायद आगे चल करके इसका मॉड्यूल 2 मतलब एक्सटेंशन 2 भी बना सकते, 3 बना सकते, आज तक जरूरत नहीं पड़ी है, PS1 नाम से ही। तो इनपुट आउटपुट में इसका नाम रख देता हूँ, इनपुट आउटपुट, ठीक है। इनपुट आउटपुट नाम से मैंने एक फाइल बनाई, .PS1 नाम से ये सेव हो जाएगी। कहाँ पे सेव कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स में सेव कर रहा है, हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि मैं आपको बताने जा रहा था कि ये कैसे जो है बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के काम कर सकती है। तो इनपुट में अब मैं जा करके इस वैल्यू को चेंज करूंगा और यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा 5 की और 15 की, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम 20 जो रिजल्ट है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैंने इसको क्लोज किया और कुछ नहीं करेंगे, हम इसको यहीं से ट्रिगर करेंगे, रन विद पावर शेल। ये रन विद पावर शेल हुई, इसने कुछ हमसे मांगा नहीं। अच्छा, ये एग्जीक्यूशन पॉलिसी पहली बार जब हम रन करते तो मांगता, बार बार नहीं मांगता। मैं इसको ऑल कर दे रहा हूँ ताकि अगली बार से ना मांगे, ठीक है। तो ये हो गया। मैं एक बार फिर से रन कर देता हूँ, रन विद पावर शेल, ये दिखाने के लिए कि अगली बार नहीं मांगे। तो ये देखिए आया, 1 सेकंड में रन होकर गायब हो गया, ठीक है। कुछ भी इसने नहीं बताया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन हम जैसे ही जो है आउटपुट फाइल को ओपन करेंगे तो हमें रिजल्ट 20 मिल चुका होगा। एक बार पुनः टेस्ट कर लेते हैं। तो इनपुट फाइल में हम जाते हैं, एडिट करते हैं इसको फाइल को, और अब की बार 15 की जगह पे हम 150 दे देते हैं। 155 रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेव कर लेते हैं फाइल को, इनपुट आउटपुट पे चलते हैं और इसको रन विद पावर शेल किया। 1 सेकंड में ब्लिंक मार के बंद, आउटपुट टाइम चलेंगे 155, ठीक है। तो ये सिर्फ 4 लाइन के कोड का काम है। बहुत ही अच्छा। तो अब जो है आपको और कुछ और क्वेश्चंस वो आप पूछ लीजिए, तो फिर हम आज का सेशन, आज का सेशन हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। इसके बाद अभी हम लोग और क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? इसमें बहुत कुछ है अभी, जो अगर मैं सिलेबस की बात करूं, मैं एक बार रीड आउट कर देता हूं, ठीक है। तो कमांड लिस्ट हमने थोड़ा सा आज कवर किया, लेकिन इसकी डिटेल्स कवर करने बाकी हैं। फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, डेट्स एंड टाइमर्स हैं,
इनपुट आउटपुट है, एडवांस कमांडलेट है, स्क्रिप्टिंग है, फिर स्पेशल वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, लूपिंग, कंडीशंस, एरेज, हैश टेबल, रेगुलर एक्सप्रेशन, बैक टेक, उसके बाद फिर फंक्शन क्रिएशन, मॉड्यूल क्रिएशन। ओके, तो अनंत आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं और इसके बाद के जो सेशंस में हम लोग एक 1 बाय 1 मॉड्यूल डिवाइड कर लिया जाएगा, ठीक है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।